तो हमने कल जो है संधि नियम पढ़ लिया था और वोल्टा-पतनों का नियम पढ़ लिया था। उससे बाद हमको एक नोट लगाना था, ठीक है। तो सीधे आते हैं अपने उस पर। तो अब आप लोग नोट लगाइए एक, ठीक है। तो नोट में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये जो धारा I1 है, ये I2 है, जो संधि नियम कहता है, ये क्या है I3। तो यहाँ आवेश के कारण आ रहा है, मान लो Q1 आवेश आ रहा है, यहाँ पर Q2 आ रहा है और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, Q3 है, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बराबर में क्या है, Q3 का मतलब जितना आवेश आया था उतना ही आवेश क्या हो गया, चला गया। मतलब ना आवेश बनाया गया है ना नष्ट किया गया है। तो ओवरऑल आवेश का क्या हो गया, यहाँ पर संरक्षण हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, यहाँ ये धारा की बात चली रही है तो आप लोगों को पता है ना, देखो यहाँ देखिए, यहाँ ये एक तार है, ये A है, ये B है, ठीक है। यहाँ धारा जा रही है I, ठीक, या ऐसे बोलें, धारा की बात छोड़ो, यहाँ पर प्लस Q आवेश इधर जा रहा है, ठीक है। इसमें इस तार में जो है प्लस Q आवेश जो है A से B की तरफ जा रहा है। तो अब बताइए धारा की दिशा इस तार में A से B आएगी या B से A आएगी? A से B आएगी। क्यों? ठीक है, ज़्यादा से कम की ओर भी जाती है। वैसे ये लॉजिक सही नहीं है। देखो, अगर कम ज़्यादा का जो बात आएगी वो विद्युत विभव के कंटेक्स्ट में देखना है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर तो ये देखना है जिस दिशा में आवेश जा रहा हो ना, अगर वो धनावेश है तो उसी दिशा में धारा आएगी, और अगर ऋणावेश है तो उसके विपरीत दिशा में आएगी। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होता, क्या होता है ये मान लो इलेक्ट्रॉन आते इधर से A से B आ रहा होता तो ये क्या हो जाता, ऋणावेश हो जाता। तो इसलिए विद्युत धारा की दिशा B से A की ओर आ जाती। तो अब आप लोग एक ये चीज याद रखोगे, विद्युत धारा की दिशा धनावेश के अनुदिश और ऋणावेश के विपरीत होती है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो पहला नियम एक लाइन नोट में नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए, किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। या ऐसे लिखना, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। दूसरा, अब एक बार वोल्टा-पतनों वाला भी देख लीजिए। वोल्टता मतलब होती है ऊर्जा। क्या होता है वो, ऊर्जा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो V बराबर में W अपॉन में Q होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो कार्य क्या है, ऊर्जा वाला है, ठीक है। तो ये जो है ना दूसरा जो नियम है, लूप का जो नियम है, वो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो लिखिए, किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। अब जो दो नियम और हैं, दो और नोट में 2 बिंदु और लिखा देता हूं मैं, तीसरा और चौथा, उसमें ये लिख लीजिए। देखो, ये वाला एक तार है, इसमें से धारा ऐसे जा रही है I, तो यहाँ A से B जा रहे हैं ना, हम A से B जा रहे हैं। तो अगर आप A से B गए तो जो VAB है ना, वो क्या लेंगे हम, ये R मान लेते हैं, तो क्या लेंगे, माइनस का IR, ठीक। तो उसके बाद जो है, अगर आप यहाँ से इधर आए, ठीक है, तो VAB बराबर में, हालांकि अशुद्ध लिखने में, ऐसा नहीं लिखना चाहिए VAB लिख रहे हैं, VB आता वो, तो ये कैसा आएगा, प्लस का IR आएगा। कुल मिलाकर अगर किसी प्रतिरोध तार में धारा की दिशा के अनुदिश जा रहे हैं तब विद्युत विभवांतर को कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक, और अगर दिशा में जा रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा, धनात्मक लेना पड़ेगा। सॉरी, दिशा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में, तो पॉजिटिव, और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो, किसी प्रतिरोध में
किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा के अनुदिश चलने पर, विद्युत धारा के अनुदिश चलने पर वोल्टता पतन ऋणात्मक, वोल्टता पतन ऋणात्मक, जबकि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलने पर, जबकि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलने पर, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलने पर वोल्टता पतन, वोल्टता पतन धनात्मक लिया जाता है, वोल्टता पतन धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, ये चित्र बना लो, इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दिशा में तो नेगेटिव, विपरीत दिशा में तो पॉजिटिव। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखो लास्ट, चौथा। चौथा क्या है एक बार देख लो। ये अगर यहाँ A है और ये B है, ये सेल है, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, ये इसका विद्युत वाहक बल है। अगर आप A से B गए हो तो बताइए प्लस से माइनस पर गए हो ना, तो क्या लेना है माइनस, और अगर B से A पर आए हो मतलब माइनस से प्लस पर आए हो तो क्या लेना है आपको, प्लस का ही लेना है। ठीक है, तो लिखिए बेटा, किसी विद्युत सेल को पार करते समय, किसी सेल को पार करते समय यदि, किसी सेल को पार करते समय यदि सेल से, सेल के पार करते समय यदि सेल के धन सिरे से, सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चला जाए, ऋण सिरे की ओर चला जाए तो, ऋण सिरे की ओर चला जाए तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जबकि, इसी में लिखना है जबकि, जबकि, जबकि सेल के ऋण सिरे से धन सिरे पर चलने पर, धन सिरे, सॉरी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर, ऐसे लिख लोगे, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है। विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, अब ये वाला चित्र बना लो। कोई नहीं, अभी तो नहीं हुआ।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। दिए गए चित्र में धाराओं x स्मॉल x, धाराओं स्मॉल x कॉमा स्मॉल y तथा स्मॉल z का मान ज्ञात करो। किसका मान? स्मॉल x स्मॉल y तथा स्मॉल z का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब चित्र क्या है, चित्र मैं बना देता हूं। देखिए यहां से ये ऐसे आ रहा है, यहां से आ रही है 2 एम्पियर। कितनी धारा आ रही है? ये 2 एम्पियर। यहां से आ रही है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ये है आपके पास x, यहाँ से ये जा रही है z और ये निकल रही है यहाँ से 1 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये चित्र है, मतलब 1 एम्पियर आ रही है। इसको आप चाहो तो ए वगैरह ही लिख लो, समझ जाओगे ना इसको। ये ए है, ये भी ए मान लो, थोड़ा चित्र में अजीब सा बन रहा है। ये भी ए मान लो और ये भी ए मान लो और ये भी ए मान लो। ए का मतलब यहाँ पर क्या है? एम्पियर है। ठीक है, अब एक बार चित्र बना लो आप। ठीक, बना लिया भैया। अब देखो इसका ना आपको 3 संधि बिंदु हैं, तीनों पर संधि नियम लगाना है और चालू करना है। सॉल्व करने में बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, या कोई मंत्र ना लिखना, सीधा किया करो न्यूमेरिकलों को। तो देखो यहाँ देखिए, और अगर बोर्ड में आ जाए तो पहले वाले संधि बिंदु के लिए इसको m लिख दो, p लिख दो, कुछ ऐसा लिख दो ना, या ऐसा लिख देता हूँ मैं इसको p और इसको लिख देता हूँ q और इसको क्या लिख देता हूँ मैं r। ठीक है, तो p संधि बिंदु पर, ये बोर्ड की क्लास का चोचला है, नहीं ऐसे ही करियो ना, P संधि बिंदु पर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर आने वाली धारा 1, ये 2 और बराबर में x, क्योंकि आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो x बराबर में 3, क्या हाथी घोड़ा, एम्पियर। ठीक है, ये वाला। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाले बिंदु पर, देखते हैं संधि बिंदु क्यू पर हलवाई है वैसे तो है। अब देखो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया अब आपके पास, या ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जाने वाली धारा कितनी है? z, आने वाली धारा कितनी है? x और प्लस का 1। तो z बराबर में x कितना है आपके पास? 3। हाँ, ये वाली क्या हो रही है? ए बी क्या हो रही है? यहाँ पर जा रही है। तो जाने वाली धाराएं देखो, तो आने वाली धारा तो हो गई x, जाने वाली धारा z प्लस का और 1 ये वाली हो गई। तो बताइए x का मान कितना है आपके पास? 3, z प्लस 1। ठीक, तो बताइए z का मान कितना है आपके पास? इसको 2 मत समझ लेना, क्या है ये z, तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। ठीक, अब एक और बचा है r बिंदु के लिए। अब कहीं झटको यूं तो ना लगो संधि ना लिखी है ना, ऐसा कोई बात ना है, कहीं ऐसा चलेगा सब, है ना। ये वाला r पर देखो भैया, आने वाली धाराएं देखो 1, 5, 3। ठीक,
तो 1 5 3 बराबर में y, तो y बराबर में कितना आता 8, अच्छा 8 हो गया 9 हो गया, गिनती है तो भाई कोई बात ना है ना। अब देखो यहाँ पे एक तरीका और भी था, अगर ये वाला जो आपका किया ना आपने, यहाँ पर आप ये ऐसा भी कर सकते हो कोई भी जगह पर। यहाँ देखो इसके लिए देखो आने वाली धारा कितनी x, आने वाली धारा x और जाने वाली धारा -z और -1 बराबर में कितना आना चाहिए, टोटल 0 आना चाहिए। तो x बराबर में कितना है आपके पास 3 आया, -z -1 बराबर में 0, तो 2 बराबर में z, तो बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जब भी वही आएगा। लेकिन आप लोग इस नियम से किया करो ना, जैसे आपको कोई जटिल परिपथ आएंगे आगे चलकर तो वहां पर तुरंत निकल जाएगा आने वाली धारा और जाने वाली धारा वाला। ठीक है, ये वाला उतार लो भैया सॉल्यूशन फटाफट। ठीक है, इसको उतार लो, आज इतना ही करेंगे।